हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर और लर्नर, मतलब कि जो शिक्षण प्रभावक तत्व होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो इसमें जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दिए हैं और दूसरी तरफ उसका इलस्ट्रेशन दिया है। ठीक, तो जो साइकोलॉजिकल कारक होते हैं, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, वो इंटेलिजेंस यानी कि बौद्धिकता को प्रभावित करते हैं। एंड सोशियो कल्चर की बात करें, यदि हम सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं, या परिवार यानी फैमिली को प्रभावित करते हैं, मतलब कि कोई संस्था हो तो वो प्रभावित करती है फैकल्टी रिलेशनशिप को। एंड टीचिंग लर्निंग ये प्रभावित करता है। टीचिंग लर्निंग मतलब कि मेथड ऑफ टीचिंग को प्रभावित करेगा ये। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार है और उनके डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि जो विद्यार्थी हैं उनके योगदान के विचारों का उपयोग की बात करें तो इसका है कि यह छात्र के प्रत्युत्तर को लेते हुए उसकी आवृत्ति और उसका अनुप्रयोग करना। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि नियमीकरण। इसमें क्या होता है कि संभावित को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अध्यापक की टिप्पणियां शामिल होती हैं। जांच पड़ताल करना मतलब कि उत्तर को विस्तृत करने के लिए जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक के जो कथन होते हैं। एंड अध्यापक प्रभाव की बात करें यानी कि टीचर के इफेक्ट की बात करें तो यह अधिगमकर्ताओं के साथ प्रगाढ़ और आत्मीय संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है उस संज्ञानात्मक भार के प्रकारों की पहचान करें जो अधिगम के समय मांग रखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लोड दैट मेक डिमांड्स ड्यूरिंग लर्निंग। तो इनमें आएंगे इंट्रिंसिक मतलब कि आंतरिक, इसमें गेस्टॉल्ट नहीं आएगा, इसमें आएगा बाह्य मतलब कि एक्सट्रानियस, एक्सटेंशन भी नहीं आएगा, इसमें आएगा जर्मेस मतलब कि संगत। तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रानियस एंड जर्मेंस ये तीनों ही कॉग्निटिव लोड है दैट मेक डिमांड्स ड्यूरिंग लर्निंग। पहला कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के परिपक्वन पहलू पर माता पिता और शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैचुरेशन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि योजनाएं क्रियाओं या विचारों की संगठित व्यवस्थाएं होती हैं जो हमें हमारी दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करने या फिर सोचने की अनुमति देती हैं। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। तो इसका पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास है मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मैचुरेशन है, इसके पहलू पर केवल माता पिता और टीचर्स का नहीं बल्कि समाज और मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा करेक्ट। नेक्स्ट है एक अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुति के परिवर्तनशीलता या फिर नम्यता को किस रूप में जाना जाता है। द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर इज कॉल्ड एज अ, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं नैमित्तिक विविधता मतलब कि इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षण का प्रयुक्त गुण है, इफेक्टिव टीचर का गुण है। ठीक है, कौन सा है। स्ट्रक्चरिंग करना मतलब कि संरचना करना, ये इफेक्टिव टीचर का गुण नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि टीचर आस्क ओरिएंटेशन मतलब कि शिक्षक कार्य पूर्वाभिमुखीकरण तो है। अनुदेश विविधता ये भी है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी है। नेक्स्ट है लेसन क्लियरिटी मतलब कि पाठ स्पष्टता होनी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोबिंग करना, पूछताछ नहीं शामिल है, इसमें हो जाएगा बी, सी एंड डी। तो जो प्रभावी शिक्षक है उसकी विशेषता क्या होती है कि शिक्षक कार्य पूर्वाभिमुखी होता है, अनुदेश विविधता होती है, पाठ स्पष्टता होती है, कक्षा अंतःक्रिया होती है, अधिगम संलग्नता होती है तथा शिक्षार्थी उपलब्ध दर भी होती है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि जो शिक्षण है वो शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक और रचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। तो इसका पहला करेक्ट है, एकदम करेक्ट है कथन। रीजन क्या कह रहा है कि अनुदेशन और प्रशिक्षण मतलब कि इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो समीक्षात्मक और रचनात्मक विनियोग है यह
अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। तो यस, इसका कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, एज अ टीचर इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू आंसर इन योर क्लास व्हाट विल बी योर रिएक्शन। तो यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपकी कक्षा में एक छात्र उत्तर नहीं दे पाता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो क्या आप उसको बैठने के लिए कहेंगे, क्या किसी अन्य छात्र को उत्तर देने के लिए कहेंगे, क्या उसको दंड देंगे या फिर उसको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो एज अ टीचर, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे अपनी क्लास में, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्लास में जब कोई स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है तो आप इनमें से क्या करने को बोलेंगे उसे। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए, मतलब कि टीचिंग इफेक्टिवनेस शुड बी डिफाइंड इन स्पेसिफिक कंटेंट्स। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो टीचिंग इफेक्टिवनेस होता है उसको किसी स्पेसिफिक कंटेंट में डिफाइन करना चाहिए। तो कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या कह रहा है, मतलब कि रीजन, कि जो प्रभावकारी शिक्षक होते हैं उनको अपने विषय पर अच्छा अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव टीचर शुड हैव गुड कमांड ऑन ओवर देयर सब्जेक्ट। तो इसका रीजन भी सही है, लेकिन जो कथन है वो बात कर रहा है शिक्षण प्रभावशीलता की एंड जो रीजन है वो बात कर रहा है प्रभावकारी शिक्षक की। तो ये कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या गहन अधिगम से असंगत है, मतलब कि सही नहीं है गहन अध्ययन के संबंध में। गहन अध्ययन में क्या करना होता है, अर्थ का खोजना होता है, तार्किक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, और जो विषयगत ज्ञान होता है उसका अनुप्रयोग भी करना होता है, लेकिन तथ्यों का स्मरण ये गहन अध्ययन में नहीं शामिल है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है किस पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, द टीचर हिमसेल्फ, मतलब कि स्वयं शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक परिणाम नहीं है, स्किल्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज। तो ये सभी प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है, लेकिन जो मैचुरेशन है वो सीखने का परिणाम नहीं होता है। ठीक है, जो परिपक्वता होती है यानी कि जो मैचुरेशन होता है वो सीखने के परिणाम के अंतर्गत नहीं आता है। जो मैचुरेशन होता है यानी कि मैच्योरिटी जो होती है वो टाइम के साथ आती है, एज के साथ आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। जैसे कि पाठों की स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब कि लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर्स हैं, उनको विचार स्पष्ट किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछना चाहिए जिनमें कि तथ्य मतलब कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का समावेश हो। तो इसका बी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछना जहाँ पे फैक्ट हो तो फैक्ट की बात ही नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है कि ऐसी पूछताछ होनी चाहिए जिसमें उत्तर प्राप्त करने और आग्रहण संबंधी चेष्टा हो। तो इसका सी भी गलत है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चे को वो आ रहा है वो उसका आंसर दे ही पाए, तो इसका सी गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है डी, मतलब कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद अ फोकस ऑन आउटकम्स ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ई क्या कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्ट होनी चाहिए, मतलब कि एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स डिवोट टू लर्निंग। तो इसका ई भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है एंड ए भी करेक्ट है। फॉर इफेक्टिव टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज की बिहेवियर, मतलब कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार होता है। तो इसमें हो जाएगा उन अधिगमकर्ताओं यानी कि लर्नर्स को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर अलग होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलेटेड टू इफेक्टिव टीचिंग। विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंसी। तो इसमें हो जाएगा मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा, बौद्धिकता मतलब कि इंटेलिजेंसी नहीं होती है, इसमें होता है सोशल स्किल, फैमिली सपोर्ट भी होता है, स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर नहीं होती है। इसका हो जाएगा ए, सी एंड डी।
निम्नलिखित में से कौन कौन सी अध्यापक प्रवीणता, व्यक्तित्व और अभिवृद्धि के अनुक्षेत्र से संबंधित है? Which of the following teacher competency belong to the domain of personality and attitude? तो ये हो जाएगा लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आत्मनियंत्रण और सामर्थ्य की संस्थिति, मतलब कि सेल्फ एफिशिएंसी। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के संबंध में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? संवाद परक मतलब कि डायलॉजिक, तो इसमें प्रयोगशाला में नहीं हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन में भी नहीं होगा, ट्यूटोरियल्स हो जाएगा इसमें, एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप अगर कई सारे बच्चों में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वो एक तरह का संवाद ही तो हो रहा है, तो इसका हो जाएगा सी एंड डी। डी ई क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं होगा इसमें हो जाएगा ओनली सी एंड डी। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है? तो इसमें लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए इफेक्टिव टीचिंग में, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी होनी चाहिए बिल्कुल, विद्यार्थियों के विचारों और सहयोगों का प्रयोग मतलब कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ये इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आएगा, एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता होनी चाहिए, बच्चे खुद उसमें इंगेज करें। ठीक है, तो इसका 4 भी हो जाएगा, स्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, इसको हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए होनी चाहिए लेसन क्लियरिटी, अनुदेशनात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता मतलब कि एंगेजमेंट, एंड विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर तथा शिक्षक के ज्ञान का स्तर भी। निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफा होती है, वन वे होती है? तो ये होती है लर्निंग में। जो परामर्श, मार्गदर्शन और शिक्षण होता है, इसमें जो प्रभाव की दिशा होती है वो दो तरफा होती है, 2 वे होती है, क्योंकि इसमें दोनों लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, वो एक तरफा होती है, क्योंकि इसमें केवल अधिगम कर्ता प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित करता है? शिक्षण में प्रभाविता हेतु मुख्य और सहायक व्यवहार का संगतिकरण तथा समन्वय होना चाहिए, मतलब कि टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग रिक्वायर्स द ऑर्केस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ की एंड हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए, तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क का प्रशिक्षण किया जाए, तो इसका दूसरा तो गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक समर्थ मार्गदर्शकों और सुकरकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान निर्माण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं, तो इसका 3 भी करेक्ट है। 4 क्या कह रहा है कि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, वो मुख्यतः विद्यार्थियों को संसूचित करती है, मतलब कि जो टीचिंग इज बेसिकली इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, बिल्कुल गलत है 4। 5 क्या कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अपने अधिगम के साधकों की भूमिका में आना सिखाया जा सकता है, मतलब कि थ्रू इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट्स कैन बी टॉट टू बिकम एजेंट्स ऑफ देयर ओन लर्निंग, तो इसका 5 भी करेक्ट है, तो इसका हो जाएगा 1, 3 एंड 5, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? ठीक है, तो इसमें फोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, इसमें होगा कम्युनिकेटिंग तथा मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग होगा, प्रबंधन तथा निगरानी करना होगा, टीचर एंथुसियाज्म मतलब कि शिक्षक का उत्साह भी होगा इसमें, इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ये नहीं शामिल होगा इफेक्टिव टीचिंग में, इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर क्या करना चाहिए? क्या होगा? फीडबैक में देरी होगी। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है क्या है? तो वो कम त्रुटि दर, मतलब कि कम त्रुटि दर होगी, तो हाई सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वाराघात को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाराभाषिक, यानी कि शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या फिर अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है उसे ही हम कहते हैं स्वराघात। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह क्या कर सके? वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। जब कम संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षक के प्रयास और स्वाधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? तो वो हो जाएगा प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर।
प्रभावी टीचर कौन है? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अधोलिखित वक्तव्यों में से कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं या शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, या चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का भी उपयोग किया जा सकता है, या फिर शिक्षक पैदा होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तर्कसंगत है ऑप्शन बी, जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। अध्यापन में मतलब कि टीचिंग में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा होता है कि छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? तो वो होता है शोधार्थी की रुचि से। नेक्स्ट है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण क्या है? कि वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? कि उसका विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होगा। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो वह अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? क्या उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, या एक स्नेही शिक्षक, या एक अनुशासित शिक्षक, या फिर एक ऐसा शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है? कि वह शिक्षण मतलब कि जो टीचिंग और लर्निंग है उसकी प्रक्रिया को आनंदमय बनाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होता है? तो प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं होगा इसमें। इसमें हो जाएगा अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना। आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं। तो इसका हो जाएगा बी। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, एंड 4 हो जाएगा विषयों पर अधिकार। तो इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? कि विद्यार्थियों को सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय भी होता है। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है? तो विषय में उसकी निपुणता होनी चाहिए तथा सामाजिकता होनी चाहिए। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? तो वो स्वयं अध्यापक का ही है। अन्वेषण मतलब कि खोज ने या दर्शाया है, रिसर्च ने बताया है कि जो अध्यापक है उनको स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राय लक्षण है। तो कैसे? वो है थकावट के। तो जो अध्यापक है इनके थकावट के कारण ही शिक्षण में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उसे कोई भी चीज़ आ रही है और वो उसको बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहा है, बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। साथ ही उसका उच्च व्यक्तित्व, उच्च चरित्र, प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए तथा विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में, एग्जाम में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात करने के लिए कहे तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? नम्रता और दृढ़ता के साथ मना कर देना चाहिए। ये नहीं कि उसका सहायता करें, उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए एग्जाम में। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? कि वह संक्षेप में अपने बारे में बताए। कक्षा मतलब कि क्लास में प्रभावी अनुशासन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? उनसे नरमी से बात करनी चाहिए। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर भी देना चाहिए और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय से नहीं निकालना चाहिए, उन्हें अदर स्टूडेंट से अलग भी नहीं करना चाहिए और अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार भी नहीं करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको जितना हो सके उतना डिसिप्लिन रहना है एंड पोलाइट रहना है स्टूडेंट्स के साथ। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध मतलब कि धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न।
एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है। कब आनंदित होता है? जब विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है तब। नेक्स्ट है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो कि उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से अध्येयता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ देयर लर्निंग? तो ये हो जाएगा उसका जेंडर। मेंटल मैच्योरिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ये सभी अफेक्ट करते हैं उनकी पढ़ाई में, लेकिन जेंडर ये नहीं करता। तो अधिगम की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक उनके इंटेलिजेंसी है, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सीखने की तत्परता मतलब कि रेडीनेस टू लर्न, इन्वायरमेंट, एटीट्यूड, मैच्योरिटी, एप्टीट्यूड एंड हेरिडिटी भी होती है। निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का एक संकेतक है? तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम में संलिप्तता, एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सीखने और सिखाने के तरीकों का एक एग्जाम्पल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग? लर्नर सेंटर्ड मेथड, हिल का सीखने का मॉडल, ये चर्चा के माध्यम से, ये तो लर्नर सेंटर्ड है। डिस्कशन मेथड भी लर्नर सेंटर्ड हुआ। डिस्कवरी या फिर पूछताछ, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, ये भी लर्नर सेंटर्ड हुआ। लेकिन जो प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच है ये लर्नर सेंटर्ड नहीं हुई। पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा शीघ्र सीखता है, लर्न्स रैपिडली। छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, तो यह विधि कौन सी होगी? ये हो जाएगी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। और प्रदर्शन विधि कौन सी है? तो इसमें विद्यार्थियों को तर्क का अवसर मिलता है और प्रयोग से पहले ही वह क्यों और कैसे आदि के प्रश्न पर भी विचार करते हैं। पाठ्य योजना की विशेषता क्या होती है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, कि जो पाठ्य योजना है इसके सोपान व्यवस्थित होने चाहिए। द स्टेप्स ऑफ द लेसन प्लान आर ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पाठ्य योजना है इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पाठ्य योजना के सोपान व्यवस्थित होते हैं। पाठ्य योजना सरल होनी चाहिए और वो लिखित में होनी चाहिए, रिटर्न में। लेसन प्लान में व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनल डिफरेंस का ध्यान रखकर शिक्षण की व्यवस्था होती है और उदाहरण से यथास्थान से पाठ की रोचकता बनी रहती है। नेक्स्ट है, वाई डू यू वॉन्ट टू चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशन? आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं? पहला कह रहा है कि टू गेट ऑनर इन योर जॉब, मतलब कि नौकरी में सम्मान मिलता है इसीलिए, या फिर नौकरी में अधिक अवकाश मिलता है इसीलिए। लेस लेबर इन जॉब, मतलब कि नौकरी में मतलब टीचिंग में कम काम करना पड़ता है, या फिर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर जॉब। तो इन चारों में से क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से आप टीचर बनना चाहते हैं? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, टीचर्स आर, जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं? वह हार्ड वर्किंग होते हैं या लेथार्जिक या ग्रीडी और एंग्री पर्सन्स होते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो हम लोगों ने आज टीचिंग एप्टीट्यूड के चौथे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से 100% हेल्प मिलेगी। साथ में यदि सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं दिए हैं, जो पूछे हैं वो 2 क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपको इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, अपने प्रोफेशन को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर। तो आप लोग उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ उसे स्किप नहीं करिएगा, ठीक है।